एपिसोड 2 षड्यंत्र से बच निकलना। अब आर्ची के मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे और उसे अपमानित महसूस होने लगा। उसके माता पिता ने उसे कंपनी के कर्ज के बदले कैसे दे दिया? उन पर कितना कर्ज था कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? आर्ची के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसके पिता ऐसा कर सकते हैं। उसका दिल टूट गया था। जिस आदमी का उसने जीवन भर सम्मान किया और प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भविष्य में अपने पिता को पिता कह भी पाएगी या नहीं। हा हा हा, मिसेज काया, लेकिन मुझे शक है कि यह लड़की मुझे स्वीकार करेगी। मैं एक विधवा पुरुष हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं। मोती भाटिया की हंसी ने आर्ची के कानों में जैसे अपमान भर दिया। आर्ची के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसके माता पिता उसका विवाह एक विधवा पुरुष से कैसे तय कर सकते थे जिसके 5 बच्चे थे? आर्ची के लिए यह सब एक सपने जैसा था। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों या नाटकों में होता है, लेकिन अब वह खुद इसे झेल रही थी। मिस्टर मोती भाटिया, आप अभी भी जवान हैं। आप 60 साल के हैं, लेकिन दिखते 30 के आखिर में हैं। वह मुस्कुराई। चिंता मत करिए, हमारी प्यारी आर्ची मान जाएगी। अब आर्ची इन लोगों की साजिशों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि वह इस स्थिति से निकल सके। काले कपड़े पहने 2 बड़े आदमियों ने आर्ची को वीआईपी कमरे से बाहर खींचा। अब भी बेहोशी का नाटक करते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं, लेकिन उसके कान सतर्क थे उनकी बातचीत को सुनने के लिए। बेचारी लड़की, दाहिनी ओर खड़े एक आदमी ने कहा। इस लड़की के माता पिता उसे उस बूढ़े आदमी को बेच रहे हैं, दूसरे ने ठंडे स्वर में जोड़ा। लिफ्ट में प्रवेश करते ही एक ने पूछा, कौन सी मंजिल पर जाना है? होटल की रात की खामोशी में कोई और आने जाने वाला व्यक्ति नहीं था। आर्ची मदद के लिए आवाज नहीं लगा सकती थी क्योंकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था। 20वीं मंजिल, एक ने जल्दी से कहा। हमें उसे कमरा 2011 में ले जाना है। वह मिसेस काया से बात करके बाद में आएगा। छोटी बच्ची, हमें माफ कर दो, हम बस आदेशों का पालन कर रहे हैं, दूसरे ने कहा, उसे एक नरम बिस्तर पर लिटाते हुए। फिर वे जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्ची ने अपनी आंखें खोलीं और कमरे की आलीशानता देखकर चौंक गई। यह बूढ़ा आदमी कितना अमीर और बेशर्म है, उसने सोचा। वह बिस्तर से उठी, मिनी बार तक पहुंचते हुए अपने कमजोर पैरों को घसीटा। उसे इस जगह से निकलने के लिए अपनी ताकत वापस चाहिए थी। उसने पानी की बोतल खोली और बैग से गोलियां निकालकर जल्दी से निगल लीं। कुछ ही समय बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। उसके पैर अब चल सकते थे, हालांकि उसकी पूरी ताकत वापस नहीं आई थी, लेकिन इतना काफी था। वह धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी, बाहर की हलचल सुनने की कोशिश करती हुई। डर था कि बॉडीगार्ड अभी भी बाहर पहरा दे रहे होंगे, लेकिन कुछ देर सुनने के बाद कोई आवाज नहीं आई। बिना समय गवाए वह कमरे से बाहर निकल गई। होटल के सुनसान गलियारों ने उसे बिना किसी बाधा के लिफ्ट तक पहुंचने की अनुमति दी, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के सामने पहुंची, उसका दिल धड़क उठा। लिफ्ट ऊपर आ रही थी और रुक गई थी। धत्त तेरे की, वह बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी क्यों आ गया? वह लंगड़ाते हुए इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ी, उस आदमी को कोसते हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे डिंडी की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद भगवान, बहुत करीब था, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा। आर्ची धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रुक गई। उसे कई कदमों की आहट सुनाई दी जो उसकी तरफ आ रहे थे। उसे तुरंत डर लगा, शायद ये वही लोग थे जो उसे कमरे में लेकर आए थे। हे भगवान, ये कौन हो सकते हैं? क्या ये लोग इमरजेंसी गेट पर भी पहरा दे रहे हैं? जल्दी से उसने अपनी योजना बदली और छत पर जाने का फैसला किया। सौभाग्य से आखिरी पल में उसका शरीर पूरी तरह से काबू में आ गया। वह हल्के कदमों से तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि दरवाजा खुला है। तुरंत बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसके पैर कांपने लगे और उसकी मांसपेशियों में फिर से कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुश्किल से वह पास के एक कोने में छिपने की जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ी। उसे पता था कि वह अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी।
और उसे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। वह वहीं खड़ी रही और सामने फैले समुद्र को देखती रही। रात का आकाश इतना काला था जैसे उसकी भावनाओं को ही दर्शा रहा हो। तेज समुद्री हवा उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। इस पूरी घटना ने उसकी ऊर्जा और सोचने की शक्ति खत्म कर दी थी। अगर उसके पास दवा नहीं होती तो शायद वह अब तक पूरी तरह हार चुकी होती। पापा, आप मुझे उस बूढ़े आदमी को कैसे बेच सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपना कर्ज चुकाना है? आर्ची ने खुद से कहा कि उसे अब बोलना होगा, नहीं तो उसका गुस्सा दिमाग में फट जाएगा। इस बार जो तुमने किया वह बहुत दर्दनाक और अपमानजनक था। एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आर्ची की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद पहली बार उसका दिल इतना टूट चुका था कि वह दर्द सह नहीं पा रही थी। सिर्फ आंसू ही उसे थोड़ा सुकून दे सकते थे। पिताजी, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एक विशाल हाथ अचानक उसके मुंह पर आ गया और उसने उसे पीछे खींच लिया। घबराहट में आर्ची छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस आदमी की पकड़ मजबूत थी कि वह चिल्ला भी नहीं पाई। अरे नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। आर्ची को रोने का मन हुआ। वह समझ गई कि भागने की उसकी कोशिश बेकार थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो विरोध और शोर मचाना बंद कर देता। एक गहरी मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। आवाज में ऐसा आकर्षण था कि वह अनायास ही शांत हो गई। आर्ची की सांसें रुक गईं जब उसने महसूस किया कि ये उसके पीछा करने वाले अंगरक्षक नहीं, बल्कि कोई और था। कौन हो तुम? वह उस ताजी खुशबू को पहचानती है। यह परफ्यूम देश की सबसे महंगी परफ्यूम है। वह पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसका सिर पकड़ रखा था। चुप रहो, वे आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आर्ची को समझ में आया कि वह अभी भी खतरे में थी। उसका दिल धड़कने लगा और वह डर के मारे बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आदमी ने कहा, मिस, अब आप जा सकती हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। तुम बेहोश कैसे हो गई? उसने अवाक होकर उसके सिर को अपने कंधे पर टिका लिया और फोन मिलाया। कार को पीछे के दरवाजे पर लाओ, हम अस्पताल जा रहे हैं। कॉल खत्म करते ही उसने कहा। फिर उसने उसे उठाया और छत से नीचे चला गया। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बाय।